श्रेया सिंह के सीधे प्रश्न ने माधवी राठौर को क्षण भर के लिए निरुत्तर कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दे। संख्या सचमुच उसे याद नहीं थी। कितनी बार वह वीर प्रताप के समीप आई थी यह गिनती से परे हो चुका था। जब वह चुप रही तो श्रेया ने पत्थर की मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और शांत स्वर में बोली, क्या गिनती इसलिए भूल गई क्योंकि अवसर बहुत अधिक थे। माधवी के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने धीमे से पलटकर पूछा, आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? श्रेया ने सीधे उत्तर नहीं दिया बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो इसका अर्थ है कि तुमने सम्राटी आराध्या का विश्वास तोड़ दिया। ये वाक्य तीर की तरह लगा। माधवी फिर मौन हो गई। एक अर्थ में ये सत्य था। वह अब इस पुरुष से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसका तन और मन दोनों मानो वीर प्रताप के अधिकार में जा चुके थे। श्रेया ने हल्की सांस छोड़ी। उसके मन में विचार उठा, इस पुरुष का सबसे भयावह पक्ष यही है कि कोई स्त्री उसकी ओर से बच नहीं पाती। माधवी के मन में अचानक संशय कौंधा। क्या श्रेया स्वयं भी वीर प्रताप के प्रभाव में आ चुकी है? वह तो महान साम्राज्य की राजकुमारी रही है। क्या वह भी इतने कम समय में इस पुरुष के अधीन हो गई? माधवी ने सावधानी से पूछा, आप क्या करेगी? क्या आप ये सब सम्राटी को बता देंगी? वह भली भांति जानती थी कि श्रेया और सम्राटी आराध्या का संबंध अत्यंत गहरा है। उनके बीच केवल राजनीति नहीं, भावनाएं भी थीं। यदि श्रेया चाहे तो एक संदेश से उसका रहस्य खुल सकता था। श्रेया ने निर्विकार स्वर में पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैं सच बता दूं या अनजान बन जाऊं? माधवी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। श्रेया आगे बोली, यदि मैं कुछ न कहूं तो वीर प्रताप तुम्हारे माध्यम से झूठी सूचनाएं भिजवा सकते हैं या तुमसे और रहस्य ले सकते हैं। तब तक तुम्हारा उपयोग बना रहेगा। पर यदि मैं सब बता दूं तो तुम्हें दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा और तब तुम उनके लिए भी निरर्थक हो जाओगी। और जो स्त्री इस महल में निरर्थक हो जाए उसका भविष्य कैसा होता है ये तुम जानती हो। माधवी ने धीरे से कहा, आप शायद अधिक सोच रही हैं। राजनीति में मेरा महत्व बहुत कम है। उनके लिए मैं बस विश्राम का एक साधन हूं। उन्होंने कभी मुझसे जबरन सूचनाएं नहीं मांगी। यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश का रक्षा मानचित्र मैंने पाया था वह वास्तविक था। फिर भी हमारी सेना हार गई। श्रेया ने व्यंग्य से मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम समझती हो कि वीर प्रताप तुम्हें सचमुच चाहते हैं? माधवी ने सिर झुका लिया, मुझे भ्रम नहीं है। उन्हें मेरे शरीर से आकर्षण है, इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर श्रेया बोली, आज वह तुम्हारी सुंदरता के मोह में है, पर समय के साथ स्त्री का सौंदर्य बदलता है और इस पुरुष के पास स्त्रियों की कमी कभी नहीं रही। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम स्वयं को उपेक्षित पा सकती हो। माधवी ने विनम्रता से कहा, आपका उपदेश स्मरण रखूंगी। श्रेया ने आगे कहा, अभी के लिए मैं ये बात राजमहल तक नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे साथ ही रहोगी। माधवी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। फिर श्रेया ने विषय बदला, तुम यहाँ पहले से हो इसलिए महल को भली भांति जानती हो। मुझे भीतर की व्यवस्था के बारे में बताओ। माधवी समझ गई कि श्रेया केवल जीवित रहने नहीं आई है, वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। माधवी बोली, यदि आप सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहती हैं तो यह विचार त्याग दें। महल का अंदरूनी वातावरण बाहर से शांत दिखता है। अधिकांश रानियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं। मुख्य महारानी संपूर्ण संपत्तियों का प्रबंधन करती हैं। यशोदा नयन जो पहले उत्तरी कबीले की रानी थी अब राजकोष संभालती हैं। श्रेया ने तुरंत पूछा, क्या अभी भी वही कोष पर अधिकार रखती हैं? उसे पूर्व से ज्ञात था कि यह व्यवस्था एक राजनीतिक कदम हो सकती है। माधवी ने उत्तर दिया, हाँ, पर वह धीरे धीरे अधिकार बांट रही हैं। शायद कुछ वर्षों में दायित्व किसी और को सौंप दें। माधवी ने आगे कहा, वर्षा महल की देखरेख कावेरी करती है। पूर्वी समाचार विभाग अनन्या के अधीन है। रणनीतिक दूतों की जिम्मेदारी मीरा संभालती है। और एक श्वेत वस्त्रधारी स्त्री है जो प्रायः वीर प्रताप के साथ रहती है, पर उसके बारे में मैं कम जानती हूँ। इसके अतिरिक्त और भी स्त्रियां हैं, 2 बहनें जो व्यापारिक कुल से आईं, एक उत्तरी जनजाति की राजकुमारी और एक साध्वी जो चंद्रगिरी मठ से आई थी। और भी कुछ संबंध बाहर हो सकते हैं पर विवरण स्पष्ट नहीं। श्रेया के मन में हलचल उठी। इतनी स्त्रियां, इतनी शक्तियां, ये तो सचमुच एक छिपा हुआ रणक्षेत्र है। उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि भाग्य ने उसे इसी पुरुष के साथ बांध दिया है तो वह पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहेगी। यदि एक दिन वीर प्रताप सचमुच संपूर्ण आर्यावर्त के अधिपति बने तो वह भी उनके समीप सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगी। रात गहराती गई। दोनों स्त्रियां देर तक महल की राजनीति पर चर्चा करती रहीं।
जैसा वीर प्रताप ने कहा था, सचमुच उनके पास बात करने को बहुत कुछ था। आधी रात के बाद माधवी अपने नए कक्ष में चली गई। उसके पास कुछ भी न था, वस्त्र तक महल के दिए हुए थे। श्रृंगार मेज के सामने बैठी उसने हल्की सांस ली, तभी दासी आए और बोली, स्नान का जल तैयार है। माधवी ने बिना कुछ कहे उठकर उसका अनुसरण किया। स्नानागार विशाल था, गर्म जल से भरा कुंड भाप छोड़ रहा था। दासियां पुष्पदल बिखेर रही थीं। क्षण भर में पूरा कक्ष सुगंध से भर गया। माधवी ने धीरे धीरे वस्त्र उतारे और जल में उतर गई। गर्माहट ने दिन भर की थकान हर ली। उसने आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद उसने दासियों को विदा कर दिया। कक्ष शांत हो गया। वह जल में टिककर विश्राम करने ही वाली थी कि अचानक दो मजबूत भुजाएं उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपट गईं। वह चौंककर उठी, चीखना चाहा, पर अगले ही पल एक हथेली ने उसके होंठ ढक लिए। उसके गले से बस दबे हुए स्वर निकले। भाप से भरे उस स्नानागार में उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और उसे समझने में देर न लगी कि यह स्पर्श किसका है। मुरोग शुए पूरी तरह निश्चिंत थी। वह स्नान कुंड में शांति से बैठी थी कि अचानक पीछे से किसी ने आकर उसकी पतली कमर को बाहों में जकड़ लिया। अगले ही पल वह आकृति उसके पीछे सरकती हुई आए और उसने उसके होठों पर हाथ रख दिया। एक क्षण के लिए मुरोग शुए का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे कोई हत्यारा या दुश्मन उसकी जान लेने आ पहुंचा हो। वह छटपटाई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी युद्धक शक्ति जुटानी चाहिए, पर उसके सारे कौशल जैसे किसी ने बांध दिए हो। वह उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। अगले ही पल उसके शरीर में एक परिचित सिहरन दौड़ गई। मुरोग शुए समझ गई कि यह कोई और नहीं, वही बदमाश है। इतने पाप साथ किए थे कि उसकी छून पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसे इस तरह पागल कर सकने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है। और सच भी यही था। वह सचमुच एक हत्यारे की तरह आया था उसे मारने के लिए। मुरोग शुए ने संघर्ष करना बंद कर दिया। पानी हल्के हल्के छपछपा रहा था। कुछ देर बाद उसके कान के पास धीमी आवाज गूंजी, मेरी प्यारी पत्नी, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं, और ऊपर से जरा भी संघर्ष नहीं कर रही। अगर सच में कोई खलनायक आ जाता तो? मुरोग शुए हंस पड़ी, तुम्हारे अलावा इस राजमहल में कौन है जो मेरी शक्तियां सील कर सके? फिर उसने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर यहाँ कोई खलनायक है तो वह भी तुम ही हो, वीर प्रताप। वीर प्रताप ने उसकी पतली कमर थामे हुए स्नान कुंड के किनारे बैठते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं तो तुम्हारी सेवा करने आया हूं और तुम मुझे बुरा आदमी कह रही हो। मुरोग शुए ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतनी रात को आए हो तो जरूर अवंतिका के बारे में बात करनी है ना? वीर प्रताप मुस्कुराया, मेरी समझदार शुए, तुम दोनों काफी देर बात कर रहे थे। आखिर क्या चर्चा हुई? मुरोग शुए ने सीधे कहा। वह राजमहल के भीतर की स्त्रियों के बारे में पूछ रही थी। फिर उसने आंखों के कोने से वीर प्रताप की ओर देखा। तुम सच में कमाल हो। आर्यावर्त की राजकुमारी को आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने उसे इस कदर अपने वश में कर लिया कि वह खुद को इस महल की महारानी बनाने के सपने देखने लगी है। वह तो तुम्हें अकेले अपने पास रखने की सोच रही है। वीर प्रताप हल्के से हंसा। महारानी बनना चाहती है, यह विचार इस महल में नहीं पनप सकता। मुरोग शुए ने पूछा, तो तुम क्या करने वाले हो? वीर प्रताप की आंखों में शरारत चमकी। वह मुझे अकेले चाहती है ना? ठीक है, अगले 15 दिन मैं लगातार उसी के साथ रहूंगा। ये सुनकर मुरोग शुए के दिल में हल्की सी दया और शरारती संतोष की लहर दौड़ गई। उसे पता था आने वाले 15 दिन अवंतिका के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। शायद उसके बाद वह खुद इस महल से भागने का रास्ता ढूंढे। वीर प्रताप ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसके चेहरे को निहारा। दोपहर की बात अधूरी रह गई थी। अभी तो मैं संतुष्ट भी नहीं हुआ। इतना कहकर उसने उसे फिर अपनी बाहों में भर लिया। मुरोग शुए भीतर ही भीतर मुस्कुराए। उसे समझ नहीं आता था कि कोई भी स्त्री वीर प्रताप को सिर्फ अपने लिए चाहने की भूल कैसे कर सकती है। दृश्य बदलता है। महान सम्राटों की भूमि आर्यनगर, राजधानी का पूर्व महल। युवराज आदित्य राजसिंहासन के सामने गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने उनके विश्वस्त मंत्री राघव मेहता और सेनापति अर्जुन देव खड़े थे। राघव मेहता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या उत्तर स्वयं वीर प्रताप ने दिया? अर्जुन देव ने सिर झुकाया। हाँ मंत्री, उसने स्वयं हमारी शर्तें स्वीकार की हैं। राघव मेहता मुस्कुराए। महाराजाधिराज बनने का मार्ग अब स्पष्ट है युवराज।
लेकिन युवराज आदित्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। वह दूर रात के आकाश को निहारते हुए बोले, पिता सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं। राजगुरु उनके पास हैं। हो सकता है वे कई वर्षों तक जीवित रहें। उन्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय दुख से भर जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सब समझ रहे थे कि असली चिंता क्या है। जब तक सम्राट जीवित है गद्दी तक पहुंचना आसान नहीं। कुछ देर बाद युवराज ने विषय बदला। वीर प्रताप को उत्तर का प्रदेश देने का वचन दिया है, पर यह तभी संभव है जब मैं स्वयं सम्राट बनूं। राघव मेहता ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, महाराज चिंता न करें, समय स्वयं कई बाधाएं दूर कर देता है। युवराज ने उनकी आंखों में देखा। दोनों के बीच मौन समझौता हो चुका था। उधर राजमहल के भीतरी कक्ष में वृद्ध सम्राट योग मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने गुप्तचर विभाग का प्रमुख करण मल्होत्रा रिपोर्ट दे रहा था। वह वही बातचीत सुना रहा था जो पूर्व महल में हुई थी। सम्राट के होठों पर ठंडी हंसी तैर गई। अधीर हो गया है वह। फिर उन्होंने आदेश दिया, निगरानी जारी रखो, अभी कोई कदम मत उठाना। सम्राट की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। उन्हें असली भय राजधानी में नहीं बल्कि उत्तर दिशा में था, जहां वीर प्रताप अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर अनंत रात को देखा और बुदबुदाए, मुझे शीघ्र निर्णय लेना होगा। अगर फैंगद्वीप का शस्त्र सक्रिय हो जाए तो शायद देवताओं को भी चुनौती दी जा सकती है। और उधर उत्तर दिशा में सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। शयन कक्ष में अवंतिका बिखरी हुई पड़ी थी। वीर प्रताप उसकी कमर थामे उसके कंधे पर सिर रखे हुए था। अवंतिका ने थकी हुई आवाज में पूछा, मुरोंग शुए ने तुम्हें कुछ बताया है ना? कमरे में हल्की सी मुस्कान तैर गई। कहानी अभी आगे बढ़नी थी। अचानक इस तरह प्रश्न करते देख लू चेन मुस्कुराया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो जूनवान ने ठंडी हंसी हंसी। 15 दिन से हर रात तुम मेरे कक्ष में आकर मुझे सताते रहे हो। अगर मुरोंग शुए ने तुम्हें कुछ न बताया होता तो क्या तुम यूं रोज आते? शुरुआत में वो जूनवान मन ही मन प्रसन्न थी। वह भली भांति जानती थी कि उत्तर देश में ऊंचा स्थान पाने के लिए इस युवक का दिल जीतना आवश्यक है। उसका लगातार आना इस बात का प्रमाण था कि वह उसके सौंदर्य से अत्यंत आकर्षित है, जो उसके लिए लाभकारी था। साथ ही एक ही शैया साझा करते हुए शायद वह उत्तर देश के कुछ रहस्य भी जान पाती। पर जल्द ही उसे कुछ असामान्य लगा। लू चेन आधे महीने तक लगातार आया और आते ही बिना समय गंवाए भोर तक उसे अपने आलिंगन में बांधे रखता। वह स्वयं एक महान गुरु थी, पर इतने दिनों बाद वह भी थकान महसूस करने लगी थी। तब उसे समझ आया, निश्चित ही मुरोंग शुए ने उसके मन की बात बता दी थी। उसने जो हरम में प्रभाव जमाने और लू चेन को अपने लिए बांधने की इच्छा जताई थी, उसी का परिणाम ये एक दंड था। अब उसे मुरोंग शुए की चेतावनी समझ आई। उत्तर राजप्रासाद की स्त्रियां सौहार्द से रहती हैं क्योंकि लू चेन में इतनी शक्ति है कि किसी भी महत्वाकांक्षा को दबा सके। जरा सी महत्वाकांक्षा दिखाए और आधा महीना उसकी परीक्षा ले ली गई। वो जूनवान बोली, राजकुमार क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? लू चेन हंस पड़ा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो कभी महान वू साम्राज्य की राजकुमारी थी। तुम्हें मूर्ख कहने का साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? वह व्यंग्य से बोली, मुरोंग शुए ने सब बता दिया होगा। वह तो पहले ही तुम्हारे वश में है। उसे मेरे पास इसलिए रखा गया कि वह मुझ पर नजर रखे। लू चेन ने सहज भाव से कहा, यदि तुम्हें उसका साथ पसंद नहीं तो मैं उसे दूसरे आंगन में भेज सकता हूँ। वो जूनवान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, नहीं, उसे यहीं रहने दो। तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हारी बातें मुझे बताएगी? आधे महीने की इस सजा के बाद मैं कोई दुस्साहस नहीं करूंगी। कोई देखे या न देखे, अब मुझे परवाह नहीं। वास्तव में उसने लू चेन को एकाधिकार में लेने का विचार त्याग दिया था। वह समझ चुकी थी ये पुरुष उसके नियंत्रण से परे है। बेहतर है कि अन्य स्त्रियां भी उसकी ऊर्जा बांटें। साथ ही वह फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी। मुरोंग शुए कभी युए सम्राट के सबसे निकट रही थी। उसके साथ रहने से बातचीत के विषय मिल जाते थे और उसी के माध्यम से वह उत्तर देश को बेहतर समझ सकती थी। लू चेन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो कभी महान वू की राजकुमारी थी। इतनी जल्दी हार मान लोगी? वो जूनवान ने तीखे स्वर में पूछा, क्या राजकुमार चाहते हैं कि मैं यहाँ अशांति फैलाऊं? नहीं, वह मुस्कुराया, बस सोचा था कि तुम्हें 1 महीना लगेगा हार मानने में। तुमने तो आधे में ही झंडा गिरा दिया। वह झुंझला उठी, तो सचमुच मुरोंग शुए ने सब बताया?
लू चेन उठ खड़ा हुआ। अगले ही क्षण उसने उसे पलट दिया और ऊपर से उसकी ओर देखने लगा। वू जूनवान ने बिना झिझक पूछा, राजकुमार, मैं सच में जिज्ञासु हूं, आप में इतनी शक्ति क्यों है? लू चेन ने हल्के अंदाज में कहा, प्रकृति का उपहार है। वह निष्प्रय स्वर में बोली, तो स्वभाव से ही बिगड़े हुए हो। लू चेन को ये सुनकर कोई आपत्ति नहीं हुई। उसे अपने लोगों से ऐसी तकरार पसंद थी। तभी उसने अपनी आस्तीन से एक छोटी गोली निकाली और उसकी ओर बढ़ाए। वो जूनवान क्षण भर चौंकी। क्या अब मुझसे ऊब गए हो? मुझे समाप्त करने का विचार है? लू चेन हंस पड़ा, तुम मुझे क्या समझती हो? अपनी ही स्त्री को हानि पहुंचाऊं, और वह भी तुम्हारी जैसी सुंदरता को। तुम्हें तो मैं संभाल कर रखूंगा। अवंतिका ने संशय भरी नजर से उसे देखा। तो आपको डर है कि मैं उत्तर राजप्रासाद में कोई हलचल न खड़ी कर दूं, इसलिए मुझे जहर की गोली देकर बांधना चाहते हैं? वीर प्रताप ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, यह जहर नहीं है, ये रूप अमृत है। इसे खा लोगी तो यौवन सदा बना रहेगा। उम्र बढ़ेगी तो बस बालों में हल्की सफेदी आएगी, त्वचा पर झुर्रियां तक नहीं पड़ेंगी। अवंतिका कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। रूप अमृत, क्या सचमुच ऐसा संभव है? वह स्वयं कभी महान वू साम्राज्य की राजकुमारी रही थी। सम्राट यशवर्धन के साथ उसने धुंधलोक और कई प्राचीन संप्रदायों का दर्शन किया था। उसे विदित था कि ऐसा दिव्य औषधि साधारण नहीं होती, वह तो देवयोगियों की वस्तु मानी जाती है। तो क्या वीर प्रताप के पीछे धुंधलोक की कोई महाशक्ति खड़ी है? उसने उसकी हथेली में रखी छोटी सी गोली को संदेह से देखा। इतनी दुर्लभ वस्तु मुझे दे रहे हो? अगर तुम्हारी बाकी स्त्रियों को पता चला तो क्या वे क्रोधित नहीं होंगी? वीर प्रताप ने सहज भाव से कहा, तुम और मुरोक्षुए को छोड़कर बाकी सब इसे ले चुकी हैं। अवंतिका की आंखें फैल गईं। असंभव, इतनी दिव्य औषधि तुम्हें कहां से मिली? वह भली भांति जानती थी कि बड़े बड़े संप्रदायों में भी ऐसी एक गोली मिलना दुर्लभ है, और यहाँ ये युवक कह रहा था कि उसके पास अनेक हैं। वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहां से आई यह मत पूछो, बस ले लो। अवंतिका ने हाथ बढ़ाया पर उसकी उंगलियां हवा में ठिठक गईं। क्या ये सचमुच रूप अमृत है या कोई बंधन की औषधि? यदि उसने इसे खा लिया और जीवन भर के लिए उसके वश में हो गई तो? उसकी शंका गहराती जा रही थी। वीर प्रताप हंस पड़ा, क्या हुआ? महान वू की राजकुमारी एक छोटी सी गोली से डर रही है। तुम तो महान गुरु हो, यदि यह विष भी हुआ तो अपनी शक्ति से निकाल दोगी। उसकी बात तर्कपूर्ण थी। सच ही तो था, साधारण विष उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, और यदि यह जहर हुआ भी तो वह उसे निकाल सकती है। और फिर यदि वह मना करती तो क्या वीर प्रताप उसे छोड़ देता? उसके सामने वह शक्ति में बहुत पीछे थी। क्षण भर में निर्णय हो गया। अवंतिका ने झटके से गोली ली और बिना झिझक निगल गई। अगले ही पल उसने अपने नाभि प्रदेश में एक गर्म लहर उठती महसूस की। वह लहर पूरे शरीर में फैल गई। त्वचा में हल्की हल्की गुदगुदी सी होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके रोमछिद्रों से काले मैल जैसे तत्व बाहर आने लगे। कुछ पुरानी त्वचा हल्के से झड़ गई और उसके नीचे से दूध सी उजली नई त्वचा झलक उठी। अवंतिका अवाक रह गई। ये सचमुच रूप अमृत था। वीर प्रताप बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। जाकर दर्पण में देखो, निराश नहीं होगी। अवंतिका वस्त्रों की परवाह किए बिना शीशे के सामने पहुंची। उसने स्वयं को देखा और ठिठक गई। त्वचा पहले से अधिक कोमल और दमकती हुई। निखार ऐसा जैसे चांदनी उस पर ठहर गई हो। वह पहले से भी अधिक मनोहारी दिख रही थी। वह कुछ पूछना चाहती थी पर तभी वीर प्रताप ने उसकी कमर थाम ली। इतनी अशुद्धियां निकली हैं, स्नान कर लो। वह उसे लेकर स्नानागार की ओर बढ़ा। दासी ने जल से उसका शरीर स्वच्छ कराया। फिर वीर प्रताप स्वयं उसे बाहों में भरकर स्नान कुंड में उतर गया। गर्म जल में डूबी अवंतिका अब भी अपनी नई त्वचा को छू छू कर देख रही थी। उसके मन में अनोखी प्रसन्नता थी। कौन स्त्री सौंदर्य को सहेज कर रखना नहीं चाहती? और अभी अभी उसे अमर यौवन का आश्वासन मिला था। कुछ देर बाद उसने स्वयं को संभालते हुए पूछा, मैं सच में जानना चाहती हूँ, ये रूप अमृत तुम्हें मिला कहाँ से? वीर प्रताप ने मुस्कराकर उसके कान के पास कहा, अभी नहीं बता सकता। अवंतिका हल्के से हंसी। लगता है आपके रहस्य मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। वीर प्रताप ने उसे और पास खींच लिया। रहस्य जितने अधिक होंगे तुम्हारी जिज्ञासा उतनी बढ़ेगी, और तुम उन्हें जानने के लिए मेरे और करीब आओगी, है ना? अवंतिका चुप हो गई।
वह जानती थी एक स्त्री की रुचि अक्सर जिज्ञासा से ही जन्म लेती है। और अब वीर प्रताप उसके लिए केवल एक शक्तिशाली पुरुष नहीं रहा था। वह एक पहेली बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह हर हाल में जानना चाहती थी। अवंतिका ने हल्की ठंडी सांस ली और फिर चुप हो गई। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। पहले वीर प्रताप ने उसकी साधना की बाधा तोड़कर उसे महान गुरु के स्तर तक पहुंचाया। फिर उसके शरीर को अपनी बाहों में ऐसा बांधा कि वह स्वयं को छुड़ा न सकी। और अब अमर यौवन का वरदान। वह समझ चुकी थी, वह इस युवक के जाल में पूरी तरह उलझ चुकी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पुरुष उसे इस तरह जीत लेगा। पर अब सच सामने था, वह हार चुकी थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्वीकार जन्म ले चुका था। वह उससे अलग होकर जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक दोनों बिना बोले स्नानकुंड में बैठे रहे। पानी की हल्की लहरें और उनके बीच मौन की एक गहरी डोरी। लगभग 15 मिनट बाद वीर प्रताप उठ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि राजप्रासाद में ऊब जाओ तो बाहर घूमाना, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अवंतिका ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली। उसे भीतर से पता था कि वह अब कभी इस पुरुष को छोड़कर नहीं जाएगी। पर जब भी वह उसे ऐसे आत्मविश्वास से देखता मानो सब कुछ जानता हो, उसके भीतर हल्की चिढ़ उठती। आधा महीना वह उसके सामने झुकी रही। कब वह दिन आएगा जब वह पलड़ा पलट सकेगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अवंतिका के कक्ष से निकलते ही वीर प्रताप सीधे प्रयोग केंद्र की ओर बढ़ गया। नए नगर से कुछ दूरी पर नदी किनारे पहली विद्युत यंत्रणा स्थापित की गई थी। उसकी शक्ति अधिक नहीं थी, पर राजप्रासाद की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थी। जब वीर प्रताप वहां पहुंचा तो मुख्य अभियंता मोहन त्रिवेदी और उनके शिष्य पहले से उत्साह में प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी पुरानी धारणा में बिजली आकाश का क्रोध थी, वज्रपात, विनाश, भय। पर आज वही शक्ति मानव के नियंत्रण में आने वाली थी। वीर प्रताप ने स्वयं आगे बढ़कर तारों को जोड़ा, यंत्रों को व्यवस्थित किया। फिर उसने एक कांच का बल्ब उठाया, सॉकेट में लगाया। अगले ही क्षण चमक, पीली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। जल गया, सचमुच जल गया। अब दीपक और मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन त्रिवेदी और उनके साथी बच्चों की तरह उत्साहित हो उठे। पर तभी पॉप, बल्ब फूट गया। कांच के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरे। क्षण भर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें वीर प्रताप पर टिक गईं। वह शांत स्वर में बोला, कांच और तंतु की गुणवत्ता कमजोर है, हमें बेहतर सामग्री खोजनी होगी। प्रयोग जारी रहेगा। सबने राहत की सांस ली। समस्या असफलता की नहीं थी, सिर्फ सामग्री की थी। वीर प्रताप ने अब एक धातु की छड़ निकाली, विद्युत तापक। उसे जोड़ा और लकड़ी के बड़े पात्र में डाला। सब लोग उत्सुकता से झुककर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी में बुलबुले उठने लगे। फिर वह खौलने लगा। मोहन की आंखें फैल गईं। ये तो अग्नि जैसा कार्य कर रहा है। वीर प्रताप मुस्कुराया। विद्युत केवल प्रकाश ही नहीं देती, यह ऊष्मा भी देती है। सबके चेहरों पर विस्मय और उत्साह का संगम था, मानो भविष्य उनके सामने आकार ले रहा हो। वीर प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, पहले राजप्रासाद तक तार बिछाओ। सभी उपकरणों का परीक्षण मैं स्वयं करूंगा। बिजली खिलौना नहीं थी, वह शक्ति थी जो लाभ भी दे सकती थी और विनाश भी। और इसलिए उत्तर देश का स्वामी स्वयं पहला प्रयोगकर्ता बनेगा। जब जनता देखेगी कि उनका स्वामी बिना भय के इसका उपयोग कर रहा है, तभी वे भी इस नई शक्ति को स्वीकार करेंगे। नदी किनारे उगते सूरज की रोशनी और कृत्रिम प्रकाश की चमक एक साथ मिल रही थी। एक नया युग जन्म ले रहा था और उसके केंद्र में खड़ा था वीर प्रताप। वीर प्रताप के प्रयोगशाला की ओर जाते ही अवंतिका आंगन में आकर बैठ गई। उसकी नजर अनायास मुरोग श्वे के कक्ष की ओर गई। दरवाजा बंद था। उसने पास खड़ी दासी से पूछा, श्रीमती मुरोग अभी तक जागी नहीं? दासी ने झुककर उत्तर दिया, राजकुमारी महोदया, वह तो प्रातः ही राजप्रासाद से बाहर चली गई थीं। कल की व्यस्त रात के कारण अवंतिका और वीर प्रताप आज देर से जागे थे। फिर स्नान में भी समय लगा। तब तक श्वे जा चुकी थी। अवंतिका ने भौं उठाए, आज मुझे राजकुमारी क्यों कह रही हो? दासी ने तुरंत कहा, यह महाराज का आदेश है। अवंतिका ने हल्की हंसी दबाई। उसे लगा था वह पुरुष जीवन भर उससे सम्राज्ञी का अभिनय करवाएगा, पर वह स्वयं ही ऊब गया। और सच कहे तो वह भी इस संबोधन से थक चुकी थी। उसी समय आंगन के द्वार से मुरोग श्वे की आवाज आए, राजकुमारी महोदया आज इतनी जल्दी जाग गईं।
अवंतिका ने सिर उठाकर देखा। जल्दी, सूरज सिर पर है। स्वर में खिंचाव था। श्वे समझ गई वीर प्रताप ने कुछ कहा है। अवंतिका ने तीखे स्वर में कहा, मूर्ख श्वे, मैंने तुम्हें मित्र समझा और तुमने मुझे बेच दिया। श्वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह मुस्कुराए, मैं तो केवल महाराज का औजार हूं। औजार स्वामी के पक्ष में ही रहेगा। अब वे न वो साम्राज्य में थी न दाजुए में। वे उत्तर देश में थी और दोनों ही वीर प्रताप की स्त्रियां थीं। यहां पुरानी पदवी का अर्थ नहीं था। श्वे ने आगे कहा, यदि आपको लगता है मैं आपकी निगरानी करती हूं तो महाराज से कह दीजिए, मैं यह आंगन छोड़ दूंगी। अवंतिका ने सपाट स्वर में कहा, छोड़ो, तुम भी दयनीय हो, अब तुम्हें दोष देने का मन नहीं। श्वे ने सीधे पूछा, महाराज आधे महीने से लगातार आपके कक्ष में आ रहे हैं। अब आपके मन के विचार बदले। अवंतिका का चेहरा तन गया। तो तुम्हें भी उन्होंने इसी तरह वश में किया था। क्या अद्भुत तरीका है। श्वे ने उत्तर नहीं दिया। वह अवंतिका के चेहरे का रंग देख चुकी थी। वह जान गई अब ये स्त्री फिर कोई दुस्साहस नहीं करेगी। अवंतिका बोली, सम्राज्ञी यशोधरा ने तुम्हें यहां भेजकर उस पुरुष को बड़ा लाभ दिया। यशोधरा का नाम सुनते ही श्वे ने धीमे स्वर में पूछा, राजकुमारी, आपने मन में निर्णय लिया है? किस बात का? यदि कभी महाराज दाजुए पर चढ़ाई करे तो आप किसके साथ होंगी? ये प्रश्न बिजली की तरह गिरा। अवंतिका ने कभी सोचा ही नहीं था। यशोधरा उसकी प्रिय सखी थी और वीर प्रताप उसका पुरुष जिससे वह अब अलग नहीं रह सकती। वह किसे चुने? श्वे ने कहा, यदि चुनना कठिन है तो किसी को मत चुनिए, प्रतीक्षा कीजिए। अवंतिका ने तीखी नजर से देखा, तुम चाहती हो वे दोनों एक दूसरे को मार डालें? यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि महाराज हार गए तो सम्राज्ञी आपके सम्मान में उन्हें जीवित छोड़ सकती है। यदि सम्राज्ञी हार गई तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। क्यों? श्वे ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि महाराज उन्हें भी अपनी स्त्री बना लेंगे, ठीक आपकी तरह। अवंतिका का चेहरा सख्त हो गया। उसे यह बात निराधार नहीं लगी। जब वह पहली बार आई थी तो वीर प्रताप ने उसे यशोधरा का रूप धारण करवाया था। फीनिक्स का वस्त्र पहनाया, कक्ष भी वैसा ही सजाया। क्या उसके मन में सचमुच अपनी साली के लिए भाव है? यदि दाजुए हार गया तो वह निश्चित ही यशोधरा को यहाँ लाएगा। और फिर उस कल्पना मात्र से अवंतिका की उंगलियां सख्त हो गईं। वह यशोधरा के स्वभाव को जानती थी। वह गर्वीली है, पराजय सह सकती है पर अपमान। कुछ क्षणों का मौन। श्वे बोली, मुझे कार्य है, और चली गई। अवंतिका मंडप में अकेली बैठी रही। पहले उसे लगता था वीर प्रताप यशोधरा का सामना नहीं कर पाएगा, पर अब रूप अमृत जैसी दिव्य वस्तु उसके पास है। अवश्य ही उसके पीछे कोई महान शक्ति है। यदि युद्ध हुआ, परिणाम अनिश्चित है। वह गहरी सांस लेकर उठी ही थी कि एक दासी दौड़ती आई। राजकुमारी महोदया, बाहर कोई आपसे मिलना चाहती है, कहती है आपकी रक्षिका है। अवंतिका तुरंत उठी। उन्हें बाहरी आंगन के पुष्पोटिका में ले जाओ। कुछ देर बाद पुष्पोटिका में एक अधेड़ स्त्री पहुंची। अवंतिका ने दासियों को हटाया। स्त्री ने झुककर कहा, राजकुमारी अवंतिका को प्रणाम। ये थी वृद्धा साधिका हर्षिता। अवंतिका ने पूछा, कहो माताजी, क्या समाचार है? हर्षिता ने वस्त्र के भीतर से पत्र निकाला। ये सम्राज्ञी यशोधरा का पत्र है। अवंतिका का हृदय धड़क उठा। उसने पत्र लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। पत्र में यशोधरा ने उसकी कुशलक्षेम पूछी थी। पूछा था क्या उसे कष्ट दिया जा रहा है। यदि वह लौटना चाहे तो संकेत दे, वह तुरंत किसी को भेजकर उसे दाजुए वापस बुला लेंगी। हर शब्द में स्नेह था, चिंता थी। पत्र पढ़ते पढ़ते अवंतिका की आंखें धुंधली हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सखी और उसका पुरुष आमने सामने हो। तभी हर्षिता ने पूछा, सुना है मुरोम श्वे भी यही रहती है, क्या वह कभी महाराज के साथ रही है? अवंतिका ने स्वयं को संभाला। हाँ, वह यहाँ रहती है, पर अलग आंगन नहीं मिला। वह मेरे साथ रहती है, मेरी सेवा में। हर्षिता चौंकी। दोनों को साथ क्यों रखा? अवंतिका ने सहज भाव से कहा, महाराज सुंदरियों को पसंद करते हैं पर श्वे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शायद उनके पास स्त्रियां बहुत हैं, श्वे उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए। हर्षिता सोच में पड़ गई। अवंतिका ने तीखी नजर से पूछा, आप लोग श्वे पर विश्वास नहीं करते क्या? हर्षिता चौंकी। ऐसा क्यों कहती हैं? यदि विश्वास होता तो पत्र उसी के हाथ भेजती। और आप कुछ छिपाना चाहती हैं उससे? हर्षिता ने धीमे स्वर में कहा,
ये सम्राज्ञी की आज्ञा थी। अवंतिका ने सिर हिलाया। ठीक है, यदि कोई समाचार मिला तो मैं राजकुमारी निवास में भिजवा दूंगी। हर्षिता प्रणाम कर चली गई। अवंतिका ने उसके जाते हुए कदमों को देखा, फिर हाथ में पकड़े पत्र की ओर देखा। यदि विश्वास नहीं था तो श्वे को यहाँ क्यों भेजा गया? क्या ये सचमुच चाल थी, या अनजाने में अपनी ही सखी को उस पुरुष के द्वार पर भेज दिया गया जो हर सुंदर चीज को अपने अधिकार में ले लेता है? आंगन में हवा चल रही थी, पर अवंतिका के मन में उससे कहीं अधिक तीव्र तूफान उठ चुका था। जब वीर प्रताप ने अवंतिका को पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया तो वह अब हर रात उसके कक्ष में नहीं जाने लगा। पिछले कुछ दिनों से वह मैदानों में घुड़सवारी के खेलों में व्यस्त था। उसके साथ थी चंचल सिया मल्होत्रा और तेजस्वी नंदिता चौहान। हंसी, दौड़ते घोड़े और खुला आसमान, इन्हीं में उसके दिन बीत रहे थे। लेकिन भीतर ही भीतर एक और बात उसे परेशान कर रही थी। इतने समय से प्रयास करने के बाद भी न सिया गर्भवती हुई, न नंदिता। उनके शरीर में जरा सी भी आहट नहीं। वीर प्रताप को पहली बार शंका हुई, क्या उसके अर्धदेव स्तर पर पहुंचने के कारण संतान होना कठिन हो गया है? उसे याद आया, चतुर और संयमी रागिनी पहली ही बार में गर्भवती हो गई थी। फिर बाकी क्यों नहीं? यहाँ तक कि जिद्दी काव्या, जो स्वयं गर्भ नहीं चाहती थी, वह भी उसकी बाहों के आगे टिक न सकी। पर जो स्त्रियां पूरी तरह समर्पित थीं, उन्हीं के गर्भ में जीवन की आहट नहीं। उसने सोचा, एक अंतिम परीक्षा और। कोमल स्वभाव की मीरा और जुड़वां बहनें यामिनी व सान्वी, इन तीनों को भी अवसर दिया जाए। वे अभी ऊंचे साधना स्तर पर नहीं पहुंची थीं, शरीर भी युवा और स्वस्थ था। यदि वे भी गर्भवती न हुई तो दोष उसी का होगा। समय बीता, परिणाम वही, कोई भी गर्भवती नहीं हुई। अब उसे लगभग विश्वास हो गया, उसकी शक्ति जितनी बढ़ी है उतना ही संतान होना कठिन हुआ है। शाम ढल चुकी थी। उत्तर राजमहल का आंगन असामान्य रूप से चहल पहल से भरा था। कारीगर दौड़ रहे थे, दासियां सजावट कर रही थीं, और वीर प्रताप खड़ा था वायुवीर प्रांगण में, सब पर नजर रखे हुए। आज एक विशेष दिन था, विद्युत आरंभ का दिन। महल में पिछले कई दिनों से तार बिछाए जा रहे थे। रबर या प्लास्टिक जैसी चीजें इस युग में नहीं थी, इसलिए मिट्टी के विशेष चीनी मिट्टी के पाइप बनवाए गए थे। संसाधन विभाग को तेल और कोयले की खोज में भेजा गया था, पर अभी तक केवल कोयला और धातुएं मिली थीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज पहली बार यह महल बिजली की रोशनी में नहाने वाला था। अंदर की लगभग सभी रानियां और उपपत्नियां एकत्र थीं, रागिनी, मीरा, सिया, नंदिता और अन्य। केवल अवंतिका और मुरुग श्वे अपने आंगन में थीं। सबकी आंखों में कौतूहल था। वीर प्रताप ने पहले कई बार उन्हें बताया था, बिजली क्या होती है, जनरेटर कैसे काम करता है, पर सुनना और देखना अलग बात है। उसने मन ही मन व्यवस्था तंत्र से पूछा, यदि मेरी शक्ति बढ़ने से संतान की संभावना घट रही है तो भविष्य में क्या होगा? अंतरात्मा में उत्तर गूंजा, चिंता न करें, संभावना घटती है, समाप्त नहीं होती, पर यह संसार पूर्ण देव को सहन नहीं कर सकता। वीर प्रताप की भौहें तन गईं। यदि अभी इतनी कठिनाई है तो आगे क्या होगा? उसकी नजर एक क्षण के लिए अपने आंगन में खड़ी स्त्रियों पर गई। वह मन ही मन बोला, देवत्व से पहले वंश बढ़ाना ही उचित होगा। तभी मुख्य अभियंता मोहन अग्रवाल आगे आया। महाराज, सब परीक्षण पूर्ण है, विद्युत प्रवाह के लिए तैयार हैं। वीर प्रताप की आंखों में चमक आई। 3 बार चालू बंद करके परीक्षण करो। हर 3 श्वास के अंतराल पर। आदेश मिलते ही स्विच दबाया गया। क्षण भर में पूरा महल प्रकाश से भर उठा। दूधिया उजाला, न लौ न धुआं, मानो दिन ने रात को निगल लिया हो। रानियों के मुंह से एक साथ विस्मय भरी ध्वनि निकली। दास दासियां, सैनिक सब स्तब्ध, पर उतनी ही तेजी से रोशनी बुझ गई। सिया ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, दीप क्यों बुझ गए? वीर प्रताप मुस्कुराया, जानबूझकर, सुरक्षा के लिए। साधारण व्यक्ति सीधे तार छुए तो प्राण जा सकते हैं। फिर रोशनी जली, फिर बुझी, तीसरी बार जली और इस बार स्थिर हो गई। पूरा उत्तर राजमहल दिन की तरह जगमगा उठा। रागिनी की आंखें भीग गईं। जीवन में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, सोचा न था। मीरा ने पूछा, क्या कभी सामान्य प्रजा भी इसका उपयोग करेगी? वीर प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, अवश्य, समय लगेगा, पर एक दिन पूरा उत्तर देश और शायद ये संसार भी विद्युत से आलोकित होगा। रात गहरी थी, पर किसी को नींद नहीं आने वाली थी।
जब सब अपने कक्षों को लौट गए, वीर प्रताप ने मोहन से पूछा, इन दीपों की आयु कितनी है? 7 दिन के लगभग। यदि भीतर की वायु पूरी तरह निकाल दे तो कई महीने चल सकते हैं, पर अभी निर्माण कठिन है। वीर प्रताप ने सिर हिलाया। अभी 7 दिन पर्याप्त हैं। समय पर बदलते रहना। उधर दूसरे आंगन में अवंतिका और मुरोग श्वे स्तब्ध बैठी थी। उनके सामने भी वही उजाला था। अवंतिका ने धीमे स्वर में कहा, वो ये सब कैसे कर लेता है? मुरोग श्वे बोली, यही तो उसकी असली शक्ति है। अवंतिका ने उस चमकते दीप को देखा। यह कोई युद्ध कौशल नहीं, कोई दिव्य अस्त्र नहीं, ये भविष्य था। और उसी क्षण उसे लगा, यदि कभी युद्ध हुआ तो तलवारें नहीं, ये रोशनी विजयी होगी। उस रात उत्तर राजमहल का हर आंगन उजाले से नहा रहा था। अवंतिका ने जीवन में पहली बार ऐसा प्रकाश देखा था। दासियां फुसफुसा रही थी कि ये पीली आभा देने वाले दीप रंगीन कांच के दीप हैं। इनमें न तेल लगता है न बाती, जब तक टूटे नहीं बस यूं ही चमकते रहते हैं। हालांकि सच तो ये था कि दासियों को भी इन दीपों का रहस्य नहीं पता था। वे केवल वही दोहरा रही थी जो वीर प्रताप ने कहा था। आंगन दिन जैसा उजला था। अवंतिका के मन में भावनाओं का अजीब संगम उमड़ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, उस युवक के पास और कितने रहस्य हैं, और क्या क्या कर सकता है वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसी वस्तु मनुष्य बना सकता है। उसने सामने खड़ी मुरोग श्वे से पूछा, श्वे, तुम्हें क्या लगता है ये दीप कैसे जलते हैं? श्वे भी उलझी हुई थी। कुछ दिन पहले महाराज विद्युत की बात कर रहे थे। कारीगर तांबे के तार बिछा रहे थे। कहते हैं उसी से यह प्रकाश आता है, पर सच कहूं तो मैं भी नहीं समझती। अवंतिका की जिज्ञासा बढ़ गई। वह उठकर मंडप के पास लगी एक चीनी मिट्टी की नली के पास पहुंची। उसने हल्के से हाथ लहराया, नली में दरार पड़ी और भीतर तांबे के तार दिखाई देने लगे। पास खड़ी दासी घबरा कर बोली, राजकुमारी, महाराज ने कहा है तार छूना बहुत खतरनाक है। पर अवंतिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी पतली उंगली आगे बढ़ी और तांबे के तार को छू लिया। क्षण भर में एक झंझनाहट उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उंगली अपने आप पीछे हट गई, पर वह सुरक्षित थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, एक महागुरु स्तर की साधिका थी। आकाशीय वज्र भी उसे तुरंत न मार पाता तो ये हल्की धारा क्या बिगाड़ती। उसकी आंखों में विस्मय चमक उठा। सचमुच ये बिजली है। उसने ऊपर लटकते दीप की ओर देखा, फिर अपनी आंतरिक शक्ति प्रवाहित कर भीतर के प्रवाह को महसूस किया। धीरे धीरे उसे कुछ समझ आने लगा। जब ये धारा दीप के भीतर धातु से गुजरती है तो वह धातु तपने लगती है और प्रकाश देने लगती है। उसे स्मरण हुआ, मेघ गर्जना के समय आकाश में जो चमक फूटती है वही प्रकाश। उसने दोनों को एक सूत्र में बांध लिया। अद्भुत, वो बुदबुदाए, दिन ब दिन ये पुरुष मेरे लिए और भी रहस्यमय होता जा रहा है। उसने दशकों का जीवन देखा था, पर किसी मनुष्य को वज्र नियंत्रित करते नहीं सुना था। वह सोचने लगी, आज तो आकाश साफ है, न बादल न गर्जन, फिर यह बिजली कहाँ से आए? उसने दासी से पूछा, किंगर, इन तारों में ये बिजली आती कहाँ से है? दासी ने झुककर कहा, सुना है महाराज ने कोई यंत्र बनाया है जो बिजली उत्पन्न करता है। अवंतिका और श्वे दोनों स्तब्ध। मनुष्य द्वारा वज्र उत्पन्न करना, ये तो देवताओं का कार्य माना जाता है। अवंतिका धुंधले प्रदेशों में जा चुकी थी। वह जानती थी केवल अत्यंत शक्तिशाली अमर ही वज्र पर अधिकार पा सकते हैं। तो क्या सचमुच वीर प्रताप के पीछे कोई महान सत्ता है? उसे याद आया, रहस्यमयी चंद्र महल की अधिष्ठात्री स्वयं यहाँ आई थी। कितने सामर्थ्यवान लोग उसके अधीन आ चुके हैं। अवंतिका के मन में एक भारी विचार उभरा, क्या यशोधरा सच में उसका सामना कर पाएंगी? यदि पूर्ण युद्ध हुआ तो शायद दाजुए 2 महीने भी न टिके। उसने लंबी सांस ली। चलो विश्राम करें, उसने श्वे से कहा। दोनों भीतर चली गईं। उधर महल के दूसरे हिस्से में चंचल सिया मल्होत्रा नंदिता चौहान के पलंग पर लूटपोट हो रही थी। नंदिता स्नानागार में थी। सिया ने ऊंची आवाज में कहा, नंदिता देखो ना, ये दीप तो रात को दिन बना रहे हैं। भीतर से हंसी भरी आवाज आए, हाँ सचमुच बहुत उजले हैं। सिया ने करवट बदली। काश ये जीवन यूं ही चलता रहे, न भूख की चिंता न ठंड का डर, और ऐसे चमत्कार हर दिन। नंदिता ने चुटकी ली, तो फिर जल्दी से महाराज को संतान दो। बच्चे हो जाएंगे तो कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। सिया ने होंठ फुला लिए।
दासियों से पूछा है मैंने। जितना शक्तिशाली साधक उतनी कम गर्भधारण की संभावना। महाराज की सहायता से मैं आदि गुरु स्तर पर पहुंच चुकी हूं। और महाराज तो महागुरु से भी आगे निकल गए हैं। उनका बच्चा होना आसान नहीं। कमरे में क्षण भर का मौन छा गया। बाहर रंगीन कांच के दीप शांत उजाले में चमक रहे थे। एक युग बदल रहा था और इन स्त्रियों के मन में भविष्य, प्रेम और संतान तीनों एक साथ उलझ रहे थे। सिया मल्होत्रा स्वभाव से चंचल थी। उसे घूमना फिरना, हंसना खेलना पसंद था। मां बनने की तैयारी तो उसने कभी की ही नहीं थी, पर एक डर उसके भीतर हमेशा कुलबुलाता रहता था, अगर वह वीर प्रताप को संतान न दे पाए तो कहीं वह उससे दूर न हो जाए। उत्तर राजमहल में आने के बाद उसने यहाँ की परंपराएं समझ ली थीं। वह जानती थी इस समाज में स्त्री का स्थान उसके बच्चों से और भी मजबूत होता है। इसलिए चाहे वह बाहर से बेफिक्र दिखती रही हो, भीतर ही भीतर वह हर रात उम्मीद बांधती थी। पर उसका गर्भ मौन था। उधर नंदिता चौहान भी स्नानागार में बैठी यही सोच रही थी। उसने तो बच्चे के लिए छोटे छोटे वस्त्र तक तैयार करवा लिए थे। वीर प्रताप कुछ समय तक प्रतिदिन उसके कक्ष वसंत ध्वनि प्रांगण में आते रहे, स्नेह लुटाते रहे। फिर धीरे धीरे उनका आना कम हो गया। नंदिता के मन में एक चुभन उठी। क्या उन्होंने आशा छोड़ दी है? वह इसी सोच में डूबी थी कि अचानक बाहर से सिया की दबती हुई चीख सुनाई दी। आह! नंदिता का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। कोई उत्तर नहीं। उसने तुरंत दासी पिंगला से कहा, देखो बाहर क्या हुआ है। पिंगला भागी, पर बाहर पहुंचते ही सन्नाटा। अब नंदिता को सचमुच आशंका हुई। वह तुरंत स्नान कुंड से बाहर निकली, जल्दी जल्दी वस्त्र ओढ़े और पुकारा, पिंगला क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वह तेजी से कक्ष की ओर बढ़ी। बाहर आई तो देखा पिंगला बीच कमरे में खड़ी है, चेहरा लाल, निगाहें पलंग की ओर जमी हुई। नंदिता की नजर भी उसी दिशा में गई और वह ठिठक गई। पलंग पर सिया को पीछे से किसी ने दबोच रखा था। उसका मुंह ढका हुआ था और वह मम मम की आवाज निकाल रही थी। क्षण भर को दृश्य ऐसा लगा मानो कोई घातक हमलावर हो, पर अगले ही पल नंदिता की आंखों में पहचान की चमक आई। वह पलटी और शांत स्वर में बोली, महाराज यदि पधारे हैं तो सूचना तो दे देते। मैं समझी सचमुच कोई हत्यारा घुस आया। पलंग पर बैठा हत्यारा मुस्कुरा उठा। वह और कोई नहीं, स्वयं वीर प्रताप थे। उन्होंने सिया का मुंह छोड़ दिया। सिया हाफती हुई बोली, महाराज आपने तो प्राण ही निकाल दिए। मैं समझी सच में कोई दुष्ट आ गया। वीर प्रताप हंस पड़े, बस तुम्हारी सजगता परख रहा था। ये राजमहल है, पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि सचमुच कोई शत्रु आ जाए तो। उन्होंने शरारती नजर से पूछा, सही कह रहा हूं न सिया? सिया ने बनावटी गंभीरता से सिर हिलाया। जी महाराज, आगे से सावधान रहूंगी। नंदिता भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही थी। वो फिर स्नानागार में लौटी, पर अब अधिक देर ठहरना संभव नहीं था। स्वामी आ चुके थे। कुछ ही देर में वह बाहर आए। अभी अभी स्नान कर लौटी थी। बालों से हल्की बूंदें टपक रही थीं। श्वेत अंतःवस्त्रों में उसका शरीर और भी कोमल लग रहा था। फूलों की मंद सुगंध उसके साथ कमरे में फैल गई। वीर प्रताप ने सिया को एक ओर सरकाया और नंदिता को बाहों में खींच लिया। नंदिता के गाल हल्के लाल हो गए। वह धीमे स्वर में बोली, महाराज क्या पहले ये रंगीन कांच के दीप बुझा दें? वीर प्रताप ने भौं उठाए। क्यों? वह झिझकी, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत उजाला है, ऐसा लग रहा है मानो दिन दहाड़े। पहले जब मोमबत्तियां जलती थीं तो हल्की रोशनी में सब धुंधला रहता था। वह संकोच कम कर देती थी, पर अब ये विद्युत दीप तो कमरे को दिन जैसा उजला बना रहे थे। वीर प्रताप हल्का हंसे। मुझे अंदाजा था, इसलिए कम शक्ति वाले दीप भी लगवाए हैं। उन्होंने दासी से कहा, मुख्य दीप बुझाओ, छोटा वाला जलाओ। क्षण भर में तेज प्रकाश बुझा। कम शक्ति का पीला दीप जल उठा। कमरा फिर से नर्म सुनहरी आभा में डूब गया, ठीक वैसा जैसा पहले दीपक की लौ में होता था, पर बिना धुएं के। वातावरण तुरंत बदल गया। उजाले की तीक्ष्णता अब कोमल गर्माहट में बदल चुकी थी। सिया पलंग पर करवट लेकर मुस्कुरा रही थी। नंदिता की झिझक धीरे धीरे पिघल रही थी और वीर प्रताप की आंखों में वही चमक थी, भविष्य बदलने वाले शासक की और अपनी वंश परंपरा बढ़ाने को तत्पर पुरुष की। नंदिता ने धीमे स्वर में कहा, महाराज आज की रात आपने कष्ट किया। उसकी झुकी हुई पलकें, भीगे बालों की सुगंध और ले जाई हुई मुस्कान सब मिलकर वातावरण को और भी मधुर बना रहे थे।
वीर प्रताप अब स्वयं को रोक न सके। वह झुककर उसके अधरों को चूम लिया। कमरे में पीली कोमल रोशनी फैल रही थी और रात धीरे धीरे गहराती चली गई। अगली सुबह वीर प्रताप की आंख खुली तो उसके दोनों ओर एक एक स्त्री थी। बाईं ओर चंचल सिया, दाईं ओर शांत नंदिता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। सचमुच ये जीवन भी क्या जीवन है, उसने मन ही मन सोचा। नंदिता भी जाग गई थी। उसने देखा वीर प्रताप उसे ही देख रहे हैं। उसके गाल फिर से लाल हो उठे। तभी वीर प्रताप कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि अचानक ठिठक गई। उनकी चेतना में व्यवस्था तंत्र के नए संकेत उभर आए थे। रात की उन्माद भरी घड़ियों में उन्होंने इन सूचनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने ध्यान से देखा और अगले ही क्षण उनकी आंखें फैल गईं। संदेश स्पष्ट था, सिया गर्भवती है और नंदिता भी। क्षण भर को वीर प्रताप को लगा मानो उन्होंने गलत पढ़ लिया हो। कल तक बार बार प्रयास और कोई परिणाम नहीं, और आज एक साथ दो शुभ समाचार। ये तो सचमुच द्विगुणित आनंद था। उसी समय नंदिता ने पूछा, महाराज आप ऐसे चुप क्यों हो गए? वीर प्रताप ने दोनों को बाहों में खींच लिया। चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। नींद में डूबी सिया ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है? वीर प्रताप ने उसकी ओर देखकर कहा, सिया तुम गर्भवती हो। कमरे में जैसे समय थम गया। सिया की आंखें पूरी खुल गईं। क्या सच में? महाराज मैं सचमुच। हाँ, वीर प्रताप ने आत्मविश्वास से कहा। मेरी अनुभूति कभी गलत नहीं होती। सिया का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसके मन में जो भय था कि कहीं वह संतान न होने के कारण उपेक्षित न हो जाए, वह क्षण भर में मिट गया। अब वह केवल एक प्रिय उपपत्नी नहीं रही, अब वह उत्तर राजमहल की भावी संतान की मां थी। पर उसी क्षण नंदिता के मन में हल्की सी कसक उठी। वह ईर्ष्या नहीं थी, बस एक चिंता। सिया उससे छोटी थी और अब वह मां बनने जा रही थी। और वह स्वयं, कहीं ऐसा न हो कि समय निकल जाए। उसके चेहरे की हल्की उदासी वीर प्रताप की नजर से छिपी नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक और शुभ समाचार है। सिया ने उत्सुकता से पूछा, और वीर प्रताप ने नंदिता की ओर देखकर कहा, नंदिता तुम भी मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। ये सुनते ही नंदिता की सांस अटक गई। क्या? उसकी आंखें फैल गईं। महाराज ये सत्य है। निस्संदेह, वीर प्रताप ने स्नेह से कहा। जो वस्त्र तुमने पहले से तैयार कर रखे हैं, अब वे शीघ्र ही काम आएंगे। नंदिता की आंखों में नमी छलक आई। उसने धीरे से सिर झुकाया। महाराज मुझे ये सौभाग्य देने के लिए आभार। कमरे में एक अनकहा सुकून फैल गया। बाहर विद्युत दीप अब भी शांत उजाले में चमक रहे थे। अंदर दो नए जीवन की आहट जन्म ले चुकी थी। वीर प्रताप उठ खड़े हुए। आज विश्राम करो, उन्होंने कहा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य देखने हैं। पर उनके कदमों में आज अलग ही हल्कापन था। कल रात जो केवल एक क्षणिक आनंद लगा था, वह आज उत्तर देश के भविष्य में बदल चुका था। लू चेन ने जल्दी से स्नान किया और बिना नाश्ता किए सीधे अध्ययन कक्ष में जा पहुंचा। इस बार सिस्टम से मिले पुरस्कार इतने बड़े थे कि वह उत्साह रोक नहीं पा रहा था। पहले जहां एक एक इनाम मिलता था, इस बार मानो खजाना ही खुल गया था। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने दोबारा सिस्टम खोला। अब उसके पास जनरेटर और लेड एसिड बैटरियां थीं। इसका अर्थ साफ था, अब टेलीग्राफ को दूर दूर तक चलाया जा सकता था। ब्रोकेड गार्ड आसानी से गुप्त सूचनाएं भेज सकेंगे और कहीं भी कुछ घटे तो उत्तरी राजमहल को तुरंत खबर मिल जाएगी। कई बार युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि समय पर मिली जानकारी से जीते जाते हैं। इसके बाद उसकी नज़र यवनान्यन को मिले पुरस्कार पर पड़ी। धान महान सुम का मुख्य अन्न था और अधिकतर दक्षिण में उगाया जाता था। स्पष्ट था कि इन बीजों का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पूरा महान सुम उसके अधिकार में होगा। लेकिन सोयाबीन उत्तर की भूमि के लिए उपयुक्त थी। यदि बड़े पैमाने पर सोयाबीन और मक्का की खेती शुरू हो जाए तो पशुओं के लिए भरपूर चारा होगा और आम लोग भी मांस खा सकेंगे। उत्तर की काली उपजाऊ मिट्टी बहुत कम खाद में भी भरपूर फसल देती थी। यदि बंजर जमीन को जोतकर खेती शुरू कर दी जाए तो अकाल की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती थी। अंत में उसकी नज़र 3 जिन स्पिरिट राइस पर गई। उसने सिस्टम से पूछा तो पता चला कि यह एक आध्यात्मिक पौधा है जिसे खाने से साधना की गति बढ़ती है। पर इसे उगाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान चाहिए, नहीं तो उपज बहुत कम होगी। लू चेन समझ गया कि इस दुनिया में ऐसी जगह ढूंढना आसान नहीं होगा। 3 जिन बीज भी बहुत कम मात्रा थी। उसने सोचा, अभी इसे प्रयोग के तौर पर बो देंगे, आगे देखा जाएगा।
फिर उसने दासी को आदेश दिया कि मोशिन को बुलाया जाए। वह टेलीग्राफ और बैटरियों के निर्माण के नक्शे उसे सौंपना चाहता था ताकि पहले उन्हें बनाना सीखा जाए। उपयोग की विधि बाद में समझाई जा सकती थी, क्योंकि सिस्टम ने निर्देश पुस्तिका भी दी थी। उधर पूर्वी समाचार एजेंसी के बाहर भीड़ लगी थी। अखबार हाथों हाथ बिक रहे थे। लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या राजकुमार सचमुच बिजली को वश में कर सकते हैं। कल रात महल दिन की तरह जगमगा रहा था। कुछ लोग तो उन्हें भाग्य का पुत्र और लगभग अमर तक कहने लगे थे। जब मो शिंग महल पहुंचा तो लू चेन ने उसे घंटों तक जनरेटर, बिजली और टेलीग्राफ का सिद्धांत समझाया। प्राचीन काल के लोगों के लिए ये बातें बिल्कुल नई थीं, इसलिए समझाने में बहुत समय लगा। उसे पहले खुद सिस्टम की पुस्तिकाएं पढ़कर समझना पड़ा, फिर सरल शब्दों में समझाना पड़ा। पढ़ाई में कभी विशेष रुचि न रखने वाला लू चेन अब धीरे धीरे विद्वान जैसा बनने लगा था। मो शिंग के जाने के बाद वह थककर बाहर निकला। मानसिक श्रम सच में बहुत थका देने वाला होता है। तभी एक दासी ने आकर बताया कि राजकुमारी जुनवान ने संदेश भेजा है, यदि समय हो तो आज रात चांदनी का आनंद लेने के लिए पधारें। ये सुनकर लू चेन हल्के से मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि यह केवल चांद देखने का निमंत्रण नहीं है। कल रात महल में जगमगाती बिजली ने अवश्य ही राजकुमारी को प्रभावित किया होगा। संभवतः वह इसी रहस्य को जानने के लिए उसे बुला रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं।